सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 2 ऑफ एग्रीकल्चर चैप्टर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सब्सिडीज़ के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो फूड हो, फ्यूल हो या फर्टिलाइज़र हो। सभी चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक कॉस्ट बियर करती है ताकि सभी लोगों तक इक्वल सपोर्ट जो है वो पहुंच सके और वो एसेंशियल सर्विसेज को अवेल कर सके। तो लास्ट टाइम हमने फ्यूल और फर्टिलाइज़र की सब्सिडी देखी थी और इवन फूड की भी सब्सिडी देखी थी। फूड के अंदर हमने देखा था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो फूड प्रोवाइड करती है ग्रेन्स को सब्सिडाइज प्राइस पे। और इसके अंदर उन्होंने एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी जो है वो लेके आया है, जिसके थ्रू एक फूड का जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट जो है वो प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा हम लोगों को। तो अब आज हम पीडीएस के एवोल्यूशन से जो है वो चालू करेंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फ्यूल सब्सिडी के अंदर हम एलपीजी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो करते हैं ताकि मार्केट में मार्केट प्राइसेस ही जो है वो रहे, लेकिन जो भी एक डिफरेंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। केरोसिन की जो सब्सिडी थी वो हमारी धीरे धीरे उन्होंने उसको जो है वो डीरेगुलेट कर दिया है और उसको मार्केट प्राइस पे ही जो है वो बेचा जाता है, इवन इन दी फेयर प्राइस शॉप। लेकिन कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनके द्वारा उसको सब्सिडाइज प्राइस पे जो है वो दिया जाता है, लाइक कि तमिलनाडु। और पेट्रोल एंड डीजल जो है वो ऑलरेडी डीरेगुलेट कर दिए गए हैं और उनको मार्केट प्राइस पे ही जो है वो बेचा जाता है। देन हमने देखा था कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है वो हमारी दो टाइप की थी, एक यूरिया की थी और एक हमारी डायमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश की थी। जो यूरिया की थी उसके अंदर हम नेचुरल गैस की एफिशिएंसी के बेसिस पे सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारी डायमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश थी उसके अंदर हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे उनको सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने पूरा अच्छे से जो है वो लास्ट टाइम देख लिया था। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू जो है वो ले रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है कि ये जो पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र की सब्सिडी थी वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं कि जो सब्सिडाइज प्राइस है उसी पे फार्मर्स को बेचा जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर की जो भी कॉस्ट लगी है उसको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो उनको ट्रांसफ़र की जाती है। और इसकी वेरिफिकेशन के लिए उनके द्वारा एक ई उर्वरक पोर्टल जो है वो खोला गया है, जिसके थ्रू ये वेरीफाई किया जाता है कि फर्टिलाइज़र जो है वो फार्मर को ही बेचा गया है। अब इसके अंदर हमने दो नई स्कीम्स भी देखी थी कि एक किसान समृद्धि केंद्र था जिसके अंदर 600 रिटेल प्राइस शॉप्स जो हैं फर्टिलाइज़र की उनको केंद्र के अंदर कन्वर्ट किया गया है, जिसके अंदर अदर फैसिलिटीज़ भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि फार्मर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बेटर हो सके। और एक हमारी जन उर्वरक परियोजना भी लेके आए थे जिसके अंदर हमने अपने फर्टिलाइज़र को एक ब्रांड के उसमें जो है वो हमने बेचना चालू किया है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो आ सके अक्रॉस द इंडिया। अब हमने फूड सब्सिडी देखी थी कि ये हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसके अंदर हमने डिफरेंट टर्म्स देखी थी जो कि हमारे पीवाईक्यू में काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है वो रह चुकी है। सेंट्रल इशू प्राइस पूछा जा चुका है, फूड सब्सिडी भी पूछा जा चुका है और इकोनॉमिक कॉस्ट भी जो है वो पूछी जा चुकी है। अब बची कंज्यूमर सब्सिडी और बफर सब्सिडी, इन दोनों के चांसेस हैं कि ये आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ से हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कैसे इवॉल्व जो है वो हमारा ओवर द ईयर्स हुआ है। तो पहले क्या होता था कि 1942 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा फेमाइन और ड्रग वगैरह जो हो गए थे, इसकी वजह से खाने वगैरह की कमी हो गई थी और इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो लेके आए थे ताकि कोई भी जो है वो भूखा ना सो सके। इसके बाद 1960s में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वॉर वगैरह जो है वो इंडो चाइना वगैरह का चल रहा था, और अदर देन दैट मानसून भी जो है वो ठीक नहीं था, ड्रॉट पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमें ये मैंडेटरी हो गया कि हम स्पेसिफिकली बात की जाएगी कि अर्बन एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा पीडीएस जो है वो प्रोवाइड किया गया। अब स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज़ के अंदर ही क्यों किया गया, क्योंकि रूरल एरियाज़ में तो खुद से वो लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे तो उन्हें ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन अर्बन एरियाज़ के अंदर जो उनका ऑक्यूपेशन थी वो फार्मिंग नहीं थी और उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, तो इसी वजह से सबसे पहले अर्बन एरिया के अंदर पीडीएस जो है वो लाया गया 1960s के अंदर। अब ये जो है ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है क्योंकि नॉर्मली हम सोचेंगे कि पीडीएस जो है
वो रूरल एरिया के अंदर लाया गया होगा, ट्राइबल और प्रॉपर के एरिया के अंदर, लेकिन ये जो है वो बाद में एक्सटेंड किया गया था, पहले इसको अर्बन एरिया के अंदर लाया गया। एंड देन बाद में जब हमारी इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सेल्फ सफिशिएंट बन गई, तो तब इस पर्टिकुलर पीडीएस को हमने ट्राइबल और पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज़ के अंदर भी जो है वो एक्सटेंड किया 1970s टू 80s के बीच में। टिल 1992 हमने जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था के थ्रू फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते थे, वो सभी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए जाते थे। इसके अंदर कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं था कि हम पॉवर्टी लाइन देख रहे हैं या फिर ट्राइबल एरिया देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सभी कंज्यूमर्स को इक्वली फॉर्म में जो है वो पीडीएस प्रोवाइड करते थे। 1992 के बाद क्या हुआ कि पीडीएस को जो है वो रिवैम्प किया गया। रिवैम्प इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा था कि हम सभी को खिला सकें, तो इसी वजह से स्पेसिफिकली कुछ 1700 ब्लॉक्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया कि इन ब्लॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा खाने की कमी है, और इसी वजह से हमें इन स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर जो है वो सबसे पहले फूड जो है वो प्रोवाइड करना होगा। तो इसी के चलते इस आइडेंटिफिकेशन के बाद 1997 के अंदर एक पर्टिकुलर स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई, दैट इज़ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड वे में अपने फूड ग्रेन्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करा। और स्पेसिफिकली इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुअर लोगों पे जो है वो फोकस किया, जिसके अंदर हमारी कुछ 6 करोड़ फैमिलीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। तो इन फैमिलीज़ को लकड़ा वाला कमेटी के बेसिस पर जो है वो हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन कितनी कैलोरीज जो है वो इनटेक कर रहा है, या फिर अदर मेजर्स जो भी इनके द्वारा रिकमेंड किए गए थे, उसके बेसिस पे हमने एक होलिस्टिक बेसिस पे जो है वो पोर्स को आइडेंटिफाई किया और उनको खाना प्रोवाइड करना जो है वो चालू करा। अब ये आइडेंटिफिकेशन का काम जो है वो किसको दिया गया था, उस केक्स को दिया गया था, और फाइनली फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू हमने इन लोगों को जो है वो फूड प्रोवाइड करना चालू करा पीडीएस सिस्टम के थ्रू। अब जो भी अदर देन लोग थे जो कि बीपीएल में नहीं आ रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, ऐसा नहीं किया गया था। उनको भी फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे थे, लेकिन उनको अब जो प्राइस था वो हमारा बीपीएल वाला प्राइस नहीं था, वो प्राइस जो था वो बीपीएल से जो है वो बढ़ा था, लेकिन थोड़ा बहुत सब्सिडाइज था, लेकिन उतना नहीं था जितना बीपीएल को प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इसके अंदर क्या और क्या चेंजेस लेके आए हैं कि जो भी प्राइस होगा अब, क्योंकि स्केक के द्वारा सब आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और स्केक के द्वारा ही जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो स्केक को कहा गया कि जो भी बीपीएल फैमिलीज़ हैं जिनको भी फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उनका जो प्राइस उनसे लिया जाएगा वो सेंट्रल इशू प्राइस से 50 पैसा पर केजी जो है वो अबव रह सकता है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होगा। सेंट्रल इशू प्राइस क्या था, ये वो प्राइस था जिसके थ्रू गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रेन्स को स्केक को प्रोवाइड कर रही थी, और स्केक के द्वारा फिर फाइनली लोगों तक जो है ये पहुंच रहा था। तो इस प्राइस के ऊपर बीपीएल फैमिलीज़ को जो है वो प्रोवाइड किया गया, लेकिन इसके अंदर ये कहा गया कि 50 पैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं पर केजी। और ये 50 पैसा इसलिए लिया गया था क्योंकि जो भी कॉस्ट स्केक को अगर थोड़ी एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ पा रही है तो वो उसको जो है वो कवर कर ले, लाइक द लोकल टैक्स और होलसेलर, इन सभी की जो भी कॉस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड जो है वो कर दी गई एज 50 पैसा पर केजी। तो इनको प्रॉमिट किया गया कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही जो है वो बढ़ा सकते हैं। देन जो अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ थी, इनके ऊपर जो भी प्राइस चार्ज करना था उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं लगाई। उनको कहा कि स्केक के द्वारा खुद से वो रिटेल प्राइस जो है वो फिक्स कर सकते हैं अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, दैट इज़ 2000 के अंदर क्या हुआ कि एक अंत्योदय अन्न योजना जो है वो लॉन्च करी गई। पहले हमारी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, फिर हमारा अंत्योदय अन्न योजना आई। इसके अंदर हमने क्या कहा कि जो पुअर फैमिलीज़ है उनके अंदर जो भी सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ को हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। तो इसके अंदर कुछ 1 करोड़ फैमिलीज़ को जो है वो बेनिफिट मिला, और इसके अंदर हमने ये चेंज लेके आया कि हम जो पहले 5 केजी प्रोवाइड कर रहे थे वो इन फैमिलीज़ के लिए हमने कहा कि पर मंथ हम पर फैमिली 35 केजीज़ ऑफ ग्रेन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, एंड इनकी कॉस्ट जो है वो सेम ही रहेगी, वीट की 2 केजी एंड राइस की 3 केजी, और दैट इज़ सेंट्रल इशू प्राइस, यानी कि इस प्राइस पे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड करती है किसको, स्केक को, और फिर स्केक जो है वो इसी प्राइस पे लोगों को जो है वो ट्रांसफ़र करती है। ठीक है। अब ये
जो पर्टिकुलरली टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसी को ही प्रेजेंटली जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया गया। यानी कि इस पर्टिकुलर स्कीम को एक स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है वो प्रोवाइड करेगी, ताकि उनको जो राइट टू फूड है उसको अपहेल्ड किया जा सके। इसी वजह से ये पर्टिकुलरली एक्ट जो है वो लाया गया था। ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है रूरल पॉपुलेशन पे भी और अर्बन पॉपुलेशन पे भी। यानी कि जो हमने पहले देखा था कि पहले अर्बन एरियाज़ के अंदर ही था, फिर ट्राइबल एरियाज़ के अंदर है, ये सारा जो भी डाइवर्सिफिकेशन था इसको हमने एंड कर दिया, सभी को जो है वो प्रोवाइड किया। 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन जो है वो इसके थ्रू अपना घर जो है वो चलाती है, और अर्बन पॉपुलेशन के अंदर 50% जो है वो फूड जो है वो यहीं से प्रोक्योर करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि हमने इसको कैटेगरी बैकिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी है। इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बेनिफिशरीज़ को जो है वो दो क्लासिफिकेशन जो है वो करी गई। एक हमारी अंत्योदय अन्न योजना थी और एक हमारे प्रायोरिटी हाउस होल्ड थी। लाइक हमने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला था, ऐसे ही प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है वो बोला। इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है कि अंत्योदय अन्न योजना वही हमारे पुअरेस्ट ऑफ पुअर थे, और ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो इतने पुअर नहीं थे जितने ये वाले हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसके अंदर दो डिफरेंस जो है वो बना दिए गए। इसके अंदर हम 35 kg पर मंथ पर फैमिली जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अंदर हमने रखा कि हम 5 kg पर पर्सन पर मंथ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। यानी कि एक फैमिली के अंदर अगर 5 पर्सन है तो वो 5 पर्सन जो है वो 25 kgs जो है वो अपने घर लेके आएंगे। हर एक पर्सन 5-5 kg जो है वो लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने रखा कि 35 kg हम पर फैमिली जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब इसके अंदर जो अंत्योदय अन्न योजना है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने का कि कौन लोग जो है वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आएंगे, उसका क्राइटेरिया जो है वो सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया गया, और एट द एंड इसको स्टेट के द्वारा इम्प्लीमेंट करके उसको आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, अब प्रायोरिटी हाउस होल्ड डायरेक्टली स्टेट के द्वारा जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। दोनों के अंदर प्राइस जो है वो हमारा सेम रहता है। राइस का हमारा 3 पर kg, वीट का हमारा 2 पर kg, कोर्स ग्रेन्स का हमारा ₹1 पर kg। और करंटली अगर हम देखें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि हम कोविड-19 के द्वारा लाए थे, तो उसके अंदर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये ग्रेन्स प्रोवाइड करे थे, और ये शायद अभी तक भी एक्सटेंडेड है। और अगर कोई भी अपडेट होगा तो हम करंट अफेयर्स में देख लेंगे कि ये अभी तक चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन नेक्स्ट आता है हमारी, दैट इज़ दी शांता कुमार कमेटी। शांता कुमार कमेटी से पहले हम ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ही कुछ फीचर्स देख लेते हैं, और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि और लोगों को भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू प्रोवाइड कर रहे थे, प्रायोरिटी हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहे थे। अदर देन दैट हमारे 3 कैटेगरीज और हैं जिसके थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये इनेबल करता है कि सभी लोगों तक फूड जो है वो पहुँचे। और इसके अंदर एडिशनल बेनिफिट जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनके अंदर एनीमिया की कमी जो है वो ना हो, और एनीमिया ना हो, और न्यूट्रिशन कोई भी माल न्यूट्रिशन जो है वो ना हो। तो इसी वजह से उनको फ्री मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और उसके बाद भी जब डिलीवरी हो जाएगी उसके 6 मंथ्स तक भी ये फ्री मील जो है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और ये फ्री मील प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने आंगनवाड़ी को अपना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है जिसके थ्रू वहाँ से फ्री मील जो है वो उनको डिसबर्स किया जाता है। अदर देन दैट इनको 6,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट भी जो है वो ईयरली प्रोवाइड की जाती है इस दौरान, ताकि वो अपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट को फुलफ़िल कर सके। देन नेक्स्ट क्या आते हैं हमारे चाइल्ड को भी स्पेसिफिकली 6 मंथ्स टू 6 ईयर्स के बीच में न्यूट्रिशन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से उनको भी आंगनवाड़ी के थ्रू फ्री मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और जो चाइल्ड हमारे 6 टू 14 ईयर्स के हुए, उनको हम स्कूल्स के थ्रू मिड डे मील जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है वो बना रहे। देन इस पर्टिकुलर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू कुछ पर्टिकुलरली हमने अपडेट्स जो है वो लेके आए हम धीरे धीरे, कि हमने एक राशन कार्ड जो है वो उन लोगों को दे दिया कि इसके थ्रू आप अपना राशन जो है वो अवेल करोगे। और इसके अंदर हमने, ताकि वुमेन का एक से जो है वो रह सके, तो इसी वजह से वुमेन को कहा कि आप जो है वो इस राशन कार्ड होल्डर के हेड जो है वो बनोगे। देन इसके अंदर हम वन नेशन वन राशन स्कीम भी जो है वो लेके आए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं जो कि अपने काम के लिए एक स्टेट से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको भी ये सपोर्ट मिलता रहे, तो इसी वजह से ये भी जो है वो लेके आया गया। दूसरा था हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी प्राइस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए उनके लिए कॉल सेंटर्स बनाए गए ताकि वो अपना ग्रीवेंस जो है वो सॉल्व कर सकें। देन स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट फूड कमीशन बनाए गए ताकि इस पर्टिकुलर स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जा सके। इस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन है और 5 मेंबर्स हैं। देन
इस पर्टिकुलर स्कीम अगर ये एक्ट आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अदर फूड वेलफेयर स्कीम जो है वो सेंटर या स्टेट के द्वारा नहीं ला जा सकती। उनके ऊपर कोई भी जो है वो रोक नहीं लगाई गई है। इसके अलावा भी वो और स्कीम्स ला सकते हैं, लाइक कैंटीन्स वगैरह जो वो खोलते हैं, अकल कैंटीन, तो वो भी एक फूड वेलफेयर स्कीम ही है। तो वो ये सब जो है वो ला सकते हैं। अदर देन दैट, स्टेट और सेंटर के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी जो है वो उनकी लिमिटेड है। यानी कि अगर कभी भी वॉर या डिज़ास्टर होता है और ऐसी सिचुएशन आती है कि वो फूड नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तो उस केस में वो लायबल जो है वो नहीं होंगे। तो ये इनको एक इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। देन नेक्स्ट आता है कि हम अंत्योदय अन्न योजना के बारे में देख रहे थे, कि जिसके अंदर हमने जो पोअरेस्ट ऑफ पोअर है उनको फूड जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो इस केस के अंदर जो क्राइटेरिया है हमारा सेंटर के द्वारा जो है वो कहा गया था कि ये डिसाइड करेंगे कि कौन लोग जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अवेल कर पाएंगे। तो इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया कि कुछ एग्रीकल्चरल लेबर जिनके पास लैंड नहीं है वो इसके अंदर आएंगे। कुछ फार्मर्स जो कि बहुत ही मार्जिनल हैं, यानी कि उनका लैंड बहुत ही स्मॉल है। कुछ रूरल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन या फिर विडो वुमेन एंड मैन एंड एल्डरली पीपल whose एज इज़ ग्रेटर देन 60 ईयर्स, और कोई भी डिसेबल है जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, डेली वेज अर्नर्स, या फिर जो कि स्लम एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, उनको भी अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो है वो रखा जाएगा। और ये फाइनल आइडेंटिफिकेशन स्टेट के द्वारा किया जाएगा। ये क्राइटेरिया जो है वो सेंटर के द्वारा जो है वो बताया गया है। अब नेक्स्ट आती है कि क्योंकि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की वजह से हमारा फूड सब्सिडी का बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो इसी वजह से शांता कुमार कमेटी जो है वो लेके आई गई। शांता कुमार कमेटी के द्वारा हमने जो है वो ये कहा गया कि इस फूड बिल को जो है वो हमें रैशनलाइज़ करना होगा, और जितने भी ये हमारा बिल बढ़ गया है उसको हमें कम करना होगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो सजेस्ट किए गए। ये 2014 के अंदर सेटअप हुई थी, और इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन है वो 2015 के अंदर आई। इन्होंने कहा कि हमें जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा, और जो भी प्रोक्योरमेंट है, यानी कि जो फार्मर्स से हम लोग फूड ग्रेन्स जो है वो लेते हैं, तो वो प्रेजेंटली सेंटर या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एफसीआई की है। लेकिन शांता कुमार कमेटी के द्वारा कहा गया कि स्टेट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रांसफ़र की जाए, और कहा जाए कि वही अपने लेवल पे प्रोक्योरमेंट जो है वो करें। और एफसीआई का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो अपने पास सरप्लस रखे और एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखे। देन इन्होंने कहा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके थ्रू जो भी बेनिफिशरीज़ हैं वो करेंटली हमने देखा था कि 75% थे रूरल एरियाज़ के अंदर, और 50% थे हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर, जिसका एवरेज 67% है। तो उसको हमने कहा कि 40% तक जो है हम लेके आएँ, और जो हम 5 kgs प्रोवाइड कर रहे थे इंस्टेड ऑफ दैट हमें 7 kgs जो है वो पर पर्सन प्रोवाइड करने चाहिए। देन जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, यानी कि जो अंत्योदय अन्न योजना से अलग वाले लोग हैं, उनके लिए जो इशू प्राइस है वो सेंट्रल इशू प्राइस ना हो, उनको एमएसपी के 50% कॉस्ट तक जो है उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इतना उनसे जो है वो लिया जाए ताकि हमारा फूड बिल जो है वो कम हो, और जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसको डीरेगुलेट किया जाए। अदर देन दैट उन्होंने कहा कि जो स्टोरेज है जो कि हम कवर एंड प्लेन सिस्टम के अंदर कर रहे हैं उसको हम आउटसोर्स करें, और जो भी लोडिंग एंड अनलोडिंग है ग्रेन्स की वो मैकेनाइजेशन होनी चाहिए उसकी, ताकि उसके अंदर इतनी लेबर जो है वो हमारी ना लगे। और जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उनको थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि ओपन मार्केट सेल के थ्रू हम लोगों तक जो है वो सामान जो है वो पहुंचा सके। ओपन मार्केट सेल के थ्रू बेसिकली हमें यही चाहिए कि हम मार्केट के प्राइसेस को डिस्काउंट ना करें, तो इसी वजह से उनको कहा कि उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हमारा सब्सिडी का जो है वो एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए। तो अभी तक हमने एग्रीकल्चर के और से रिलेटेड जो भी सब्सिडीज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जाती है वो हमने देख लिया। अब हम एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो ये फैक्ट्स देखने जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे प्रीलिम्स के अंदर वो सभी जो है वो इम्प्लिसिट वे में आते हैं, और अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाएगी कि प्रेजेंटली एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में क्या सिनेरियो जो है वो रहता है, तो उससे की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम वो क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है कि जो पर्टिकुलरली एरिया अगर हम इरिगेशन के अंदर देखें तो वो हमारा 50% है, यानी कि
जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके अंदर आधा जो है वो हमारा 50% इरिगेशन से जो है वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं और 50% ही जो है वो हमारा रेनफेक के थ्रू जो है वो कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे होगा, बस इतना याद रखना कि इतना जो है वो हमारा इरिगेशन के थ्रू जो है वो कर रहे हैं। देन फार्मर्स जो है वो हमारे 86% हमारे मार्जिनल है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड का 47% जो है वो ओन करते हैं। बहुत ही म्यूनिसिपल हमारा लैंड का एरिया होता है और 1 to 1 हेक्टेयर या 1 to 2 हेक्टेयर के बीच में इनका लैंड साइज जो है वो रहता है। देन नेक्स्ट क्या आती है, क्योंकि माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है मैन का टुवर्ड्स दी अर्बन एरियाज़, तो वहाँ पे जो वुमेन रह जाती है वो अब स्पेसिफिकली फार्मिंग जो है वो कर रही हैं और 73% वुमेन जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर वो प्रेजेंटली फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास लैंड की ओनरशिप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 13% जो है वो लैंड को ओन करती है और जब ऐसा होता है तो वो लोन वगैरह जो है वो नहीं ले पाती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। देन जो लैंड होल्डिंग का साइज़ है, यानी कि जो साइज़ है उसका, वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है और डिक्रीज़ होने का कारण है कि हमारी जो फैमिली सिस्टम है वो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है, जिसकी वजह से लैंड का जो होल्डिंग साइज़ है वो हमारा डिक्रीज़ हो गया है और उसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब फार्मर्स का अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो सबसे ज़्यादा मार्जिनल फार्मर है, फिर स्मॉल फार्मर्स हैं, फिर हमारे सेमी मीडियम, फिर मीडियम एंड देन लार्ज। सबसे ज़्यादा चंक जो है वो यहाँ पे रहता है और सबसे कम चंक जो है वो हमारा लार्ज वाले उसके अंदर है, जिसमें 10 हेक्टेयर्स के से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 0.5% जो फार्मर्स है वो हमारे मोर देन 10 हेक्टेयर्स जो है वो ओन करते हैं। अब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो इसका ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है वो रहता है, यानी कोई एक कांस्टेंट पैटर्न नहीं है कि इंक्रीज ही इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज ही डिक्रीज़ हो रहा है। इट इज़ लाइक स्टेगनेंट भी नहीं है और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी नहीं है, मतलब कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग या कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, तो दैट स्टेटमेंट विल बी द रॉन्ग, क्योंकि एग्रीकल्चर का सेक्टर का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो ना तो इंक्रीजिंग, मतलब वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, कई सालों में हो रहा है। तो क्वेश्चन जो है वो आता है कि विद इन दिस डिकेड द एग्रीकल्चर contribution to the GDP is continuously increasing from the 10 years, so that statement will be the wrong। या फिर continuously decreasing हो रहा है in the 10 years, that will be the statement will be the wrong, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है और हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो आते रहते हैं मानसून की वजह से, तो इसी वजह से ये जो है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ अलाइड सेक्टर्स भी आते हैं, इसके अंदर हमारे फूड ग्रेन, ऑयल सीड्स, तो इसके अंदर हमारे फूड ग्रेन सेक्टर, ऑयल सीड सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक प्लांटेशन, ये सभी चीज़ें जो है वो आती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ द एग्रीकल्चर सेंसस। एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो हर 5 सालों के अंदर जो है वो कराया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट हमारा ये 1970s के अंदर हुआ था, लास्ट हमारा 2015 के अंदर हुआ था, और अगर कोई नया हुआ होगा तो वो हम अपने करंट अफेयर्स में जो है वो देख लेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑपरेशनल होल्डिंग और ऑपरेटिंग एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर, उसके डेटा जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेशनल होल्डिंग क्या है कि हम कितना लैंड जो है वो होल्ड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन कितना लैंड जो है वो होल्ड कर रहा है एग्रीकल्चर के उसके लिए, और ऑपरेटिंग एरिया कि कितना उसके अंदर वो एक्चुअली कल्टीवेशन के लिए जो है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशनल होल्डिंग क्या था कि एग्रीकल्चर लैंड जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे उसने जो है वो ओन कर रखी है, तो उन सभी को इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको एक ऑपरेशनल होल्डिंग एक पर्टिकुलर पर्सन की जो है वो बता दी जाती है। ये साइज़ अगर हम देखें तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एवरेज साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है टू दी 1.08 हेक्टेयर। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसकी वजह से लैंड साइज़ जो है वो फ्रेगमेंटिंग हो रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये ऑपरेशनल होल्डिंग ऑल्दो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं जिनके पास लैंड है, लेकिन इसका साइज़ जो है एवरेज साइज़ वो डिक्रीज़ हो रहा है, और उसका कारण यही है कि हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट भी प्रोवाइड करी गई थी कि अगर एग्रीकल्चर के अंदर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो इतनी ग्रो करे और जीडीपी के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, तो इसकी वजह से
जो है वो हमारी पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस जो है वो हो सकती है और ट्वाइस इफेक्टिव जो है वो रहेगी इन डिक्रीजिंग द पॉवर्टी इन कंपैरिजन टू द अदर सेक्टर कंट्रीब्यूशन। यानी कि अगर कोई और सर्विस सेक्टर या फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा तो उससे इतना असर नहीं पड़ेगा जितना हमारा एग्रीकल्चर के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ होगी उससे पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इनिशियली 1940s में मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा जो है वो चालू किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने वीट की एक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है वो बनाई थी और पेस्ट रेसिस्टेंट जो है वो उसको बनाया था। ये पर्टिकुलरली ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल हमने MS स्वामीनाथन जी का 100th सेनेटरी ईयर जो है वो मनाया था और साथ ही साथ में इनकी रिसेंटली डेथ भी हुई थी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी टाइम से जो है वो न्यूज़ में है, तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाता है। तो इसका जो इनिशियल एवोल्यूशन है वो यहाँ से ही चालू हुआ था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, और इस पर्टिकुलर वीक वैरायटी को फिर MS स्वामीनाथन जी के द्वारा इंडिया के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था, जो कि हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया के अंदर कहलाते हैं। इसके अंदर इसकी फेसेस ऑफ डेवलपमेंट अगर हम देखें तो कोई भी अगर नई स्कीम लाई जाती है तो उसको रैपिडली जो है वो पूरे इंडिया के अंदर नहीं लाया जाता, उसको ट्रायल बेसिस पे जो है वो लाया जाता है। तो करेंटली भी अगर हम देखें तो ट्रायल बेसिस पे ही जो है वो लाया जाता है, लाइक दी ऑर्गेनिक इंडिया की स्कीम। सिक्किम के अंदर हमने पूरा उसको स्टेट को जो है वो ऑर्गेनिक बना दिया, तो ऐसे ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भी जो है वो फेसेस के अंदर लेके आए थे 1966 से 72 के बीच में। पंजाब, हरियाणा और यूपी इन तीनों स्टेट्स के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को जो है वो इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देन 1973 से 80 के बीच में हमने यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर सीड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर 1981 टू 90 के बीच में हमने वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा इन सभी जगह जो है वो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हमारा एक्सपैंड होता जो है वो चला गया और इसके थ्रू हमारी जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट बन गई और ग्रेन का इंपोर्ट जो है वो हमारा कम हो गया, और जो भी हमारी डिपेंडेंस थी वीट के इंपोर्ट के लिए ऑन द US वो हमारी रिड्यूस हो गई। और फूड की प्रोडक्शन अगर हम देखें इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इसके अंदर 5x की ग्रोथ जो है वो देखी गई है, जो कि 1966 से करंटली अगर हम देखें तो। देन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस ही नहीं, कोर्स ग्रेन्स और पल्सेस इन सभी के अंदर हमने पॉजिटिव आउटकम जो है वो देखे। अब इंडिया अगर हम देखें तो एज अ होल वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, दूसरा नंबर है बाजरा और तीसरा है हमारा नाइकर। यानी कि इन तीनों चीज़ों में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वो करता है वर्ल्ड की, तीनों में ही उसकी फ़र्स्ट प्लेस जो है वो आती है। तो ये हमें याद रखना है कि मिल्क, बाजरा और नाइकर इन तीनों के लिए इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है वर्ल्ड के अंदर। मिल्क, बाजरा और नाइकर। बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर उगाया जाता है और नाइगर सीड हमारे उड़ीसा के अंदर जो है वो उगाया जाता है और इसके लिए MSP भी जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या आता है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो किन किन चीज़ों में सेकेंड लार्जेस्ट में जो है वो आता है, तो वो है हमारा राइस, वीट, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कॉटन, टी, ज्वार और ग्राउंडनट। तो इन सभी चीज़ों के अंदर इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर जो है वो आता है। और अगर हम देखें तो इसके अंदर हम सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो रहते हैं। तो राइस के अंदर अगर हम देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा होती है, वीट भी हमारा यूपी में होता है, शुगर केन भी हमारा यूपी में होता है। अब राइस और वीट और कॉटन इन तीनों के लिए और टी के लिए सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो हमारा चाइना रहता है और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो हम इंडिया है। देन शुगर केन के लिए सबसे फर्स्ट जो है वो ब्राज़ील है, सेकेंड इंडिया का नंबर आता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर भी हम सेकेंड नंबर पे जो है वो आते हैं। देन ज्वार, ज्वार हमारा सेकेंड नंबर पे है, बाजरा हमारा फर्स्ट नंबर पे था, ग्राउंडनट भी जो है वो हमारा सेकेंड नंबर पे आता है। देन नेक्स्ट क्या आता है कि हम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो किसका करते हैं, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो राइस का किया जाता है और इवन बीफ एंड कॉटन का भी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट है वो करते हैं इंडिया के अंदर। देन नेक्स्ट क्या आता है कि सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट एरिया ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके लिए रखा हुआ है, वो राइस के लिए जो है वो रखा हुआ है, यानी कि राइस को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया के अंदर। देन थर्ड लार्जेस्ट इंडिया जो है वो क्या क्या उगाता है, तो दैट इज़ मस्टर्ड एंड द रेपसीड। तो इन दोनों के अंदर इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। देन कॉफ़ी के बारे में अगर हम देखें तो कॉफ़ी जो है
उसके अंदर 3 वैरायटी जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो उगाई जाती है। एक है हमारी रोबस्टा, एक है हमारी अरेबिका और एक है हमारी लिबरेका। जिसके अंदर से रोबस्टा जो है वो हमारी 70% प्रोडक्शन है और अरेबिका हमारी 30% है। और कर्नाटका के अंदर बापू बुदान हिल्स के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी जो कॉफ़ी की प्रोडक्शन है वो की जाती है। और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वो करता है। और फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा ब्राज़ील का आता है कॉफ़ी की प्रोडक्शन के अंदर। अब ये हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर ली। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा वाइट रेवोल्यूशन जो है वो चालू होता है। वाइट रेवोल्यूशन अगर हम देखें तो वो हमारा जो है वो वर्गीस कुरियन के द्वारा जो है वो चालू किया गया था, जिनको हम मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी जो है वो बोलते हैं। ये भी काफ़ी न्यूज़ में थे, तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। और इनके द्वारा अगर चालू किया गया जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर की जो सोसाइटी बना के इन्होंने जो है वो मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन चालू करा, उस पर्टिकुलर मॉडल को गुजरात ही नहीं पूरी इंडिया के अंदर जो है वो रेप्लिकेट किया गया। सबसे पहले इन्होंने आनंद फैक्ट्री के अंदर जो है वो काम करना चालू करा था, जो कि 1949 से जो है वो उन्होंने वहाँ पे चालू किया। और ये वर्गीस कुरियन का खुद का आइडिया नहीं था, ये भी त्रिभुवन दास पटेल से जो है वो इंस्पायर होकर इन्होंने काम करना चालू करा। यानी कि ये इनके मेंटोर थे जिन्होंने इनको कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में जो है वो सिखाया अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडलमैन। उन सभी के एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो लाई गई। और दोनों के द्वारा एक खेड़ा के अंदर ये अमूल की जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश करी गई 1949 के अंदर, जो कि एक प्रोड्यूसर मिल्क प्रोड्यूसर की एक यूनियन जो है वो बनाया गया था। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा एक नया कैटल फीड प्लांट जो है वो अमूल का लगाया गया। और जब उन्होंने देखा कि ये कितनी सक्सेस जो है वो ओन कर रहा है, ये पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव सेक्टर का जो आइडिया है, तो उन्होंने कहा कि इसको हम बाहर भी जो है वो और अपने अदर स्टेट्स के अंदर भी जो है वो उसको लेके आएंगे। तो इसी वजह से 1965 के अंदर एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो बनाया जाता है, जिसका एम यही था कि इस मॉडल को अक्रॉस द कंट्री जो है वो हम इस्टेब्लिश करें। और इसी वजह से वर्गीस कुरियन का इसका हेड जो है वो बनाया गया था। 1969 के अंदर जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो लोन भी प्रोवाइड किया गया। और यहीं से हमारा ऑपरेशन फ्लैग जो है वो मिल्क की डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन के लिए जो है वो चालू किया गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि एक फैक्ट और देख लेते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो ऑयल सीड्स हैं वो सबसे ज़्यादा खारिफ सीज़न में जो है वो उगाए जाते हैं। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ दी ऑयल सीड्स जो है वो खारिफ सीज़न में उगाए जाते हैं। ऑल्दो राबी सीज़न के अंदर भी है लेकिन खारिफ में ज़्यादा है। तो ऑयल सीड्स के अंदर सबसे ज़्यादा हम सोयाबीन जो है वो उगाते हैं, देन दूसरा नंबर मस्टर्ड का आता है, तीसरा नंबर हमारा ग्राउंडनट का आता है। जिसके अंदर से सोयाबीन और ग्राउंडनट ये दोनों जो है वो हमारे खारिफ क्रॉप है। और मस्टर्ड यानी कि जो है जो सरसों होती है वो हमारी राबी सीज़न यानी कि विंटर सीज़न के अंदर जो है वो उसको प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। और वहीं अगर हम पल्सेस देखें तो पल्सेस के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हमारी राबी सीज़न के अंदर होती है इंस्टेड ऑफ खारिफ सीज़न। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हमारी कुछ स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में जो है वो यूज़ होती है। ऑपरेशन फ्लैग की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन फ्लैग का पूरा जो है वो एक बिज़नेस मॉडल जो है वो डेवलप किया गया था, जिसके अंदर हमने 3 टायर स्ट्रक्चर जो है वो बनाया था। ऑपरेशन फ्लैग के अंदर हमारा बेसिकली एम यही था कि जो भी हमारी मिल्क है उसको हम प्रोक्योर करके इजीली डिफरेंट लेवल्स तक जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो एक 3 टायर स्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए बनाया गया, जिसके अंदर एक प्रोडक्शन स्टेज जो है वो हमने विलेज सोसाइटी के लिए जो है वो रखी। यानी कि विलेजेस के अंदर जो भी प्रोड्यूसर हैं वो लोग सभी लोग अपना अपना दूध जो है वो निकालेंगे और जाकर विलेज डेयरी को जो है वो सेल आउट कर देंगे। विलेज डेयरी को सेल आउट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट यूनियन जो है उसका काम होगा कि उस पर्टिकुलर दूध को जो कि विलेज डेयरी के थ्रू आया है उसको वो प्रोसेस करें, मार्केट करें और उसके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो बनाएं। देन इनके द्वारा कुछ सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड करी गई विलेज सोसाइटी को, ताकि वो अपनी मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर सके। देन तीसरे लेवल पे आता है हमारा दैट इज़ अ स्टेट फेडरेशन। स्टेट फेडरेशन का काम था कि वो जो भी कैटल है, कैटल के लिए फीड जो है वो मैन्युफैक्चर करे और साथ ही साथ जो मिल्क यहाँ से हमारा प्रोड्यूस किया गया है, उनके प्रोडक्ट्स को लाया गया है, उसको आगे जो है वो मार्केट करे और मार्केट के अंदर उसको सेल आउट जो है वो करे।
तो ये पूरा एक 3 टायर सिस्टम जो है वो बनाया गया, जिसके थ्रू हमने मिल्क को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो है वो उसको पहुंचाया, और साथ ही साथ में उसके वैल्यू एडिशन भी जो है वो करी। देन इसके पॉजिटिव्स क्या हुए कि हमने देखा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वो करता है मिल्क की। तो इसकी वजह से 40 सालों के अंदर हमारी जो ग्रोथ हुई वो हमारी 5x की ग्रोथ ही नहीं, हमारी 20 से 210 मेट्रिक टन्स जो है वो हुआ, यानी कि 10x की ग्रोथ जो है वो देखी गई है मिल्क की प्रोडक्शन के अंदर इन दी 40 ईयर्स। देन अदर देन दैट और कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो है वो लाए गए पर्टिकुलरली इस सेक्टर के अंदर, कैटल वाले सेक्टर के अंदर। तो पशु आधार जो है वो बनाया गया। पशु आधार जो है, जो भी डेयरी सेक्टर के अंदर एनिमल्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी का एक डेटाबेस जो है वो बनाया गया कि कौन सी ब्रीड के हैं, कौन कितना मिल्क देता है, कौन कितना ज़्यादा जो है वो, मतलब उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक डेटाबेस के अंदर कलेक्ट करी गई। देन एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी जो है वो बनाया गया, यानी कि जो भी फार्मर्स एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं उनके लिए वो उनको लोन वगैरह जो है वो शॉर्ट टर्म मिल सके, तो इसलिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया गया। और एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी जो है वो लाया गया, ये शायद अभी रिसेंटली ही प्रीलिम्स के अंदर जो है वो आया था। तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का यही एम है कि ये नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो कर सके लोकल लेवल पे, ताकि जो भी हमारे एनिमल हस्बेंड्री है वो जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो बेटर ग्रो कर सके। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन अगर हम देखें तो वो स्पेसिफिकली किसके लिए है, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग के लिए है। और इसका बस इतना याद रखना है कि पिंक रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग के लिए है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा इंडिया का मीट है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन इम्पोर्ट करता है, तो वो हमारा मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जो है उनके द्वारा जो है वो किया जाता है। और 2024 के अंदर वियतनाम के अंदर भी जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो किया गया। देन नेक्स्ट आता है कि पिंक रेवोल्यूशन जो है वो क्यों लाया गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जूनोटिक डिसीज़ का थ्रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया था, और इस थ्रेट से बचने के लिए पिंक रेवोल्यूशन लाया गया। लेकिन इसके चलते ऐसा नहीं हुआ कि एक्सपोर्ट जो है वो हम बैन कर देंगे, एक्सपोर्ट जो है वो बैन नहीं किया गया, फॉर्मली किया। देन नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। तो उनके द्वारा इस पर्टिकुलरली जो पिंक रेवोल्यूशन है उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करी गई इंडिया के लिए। उन्होंने कहा कि आप प्रॉपरली प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है वो सेटअप करिए ताकि जूनोटिक डिसीज़ का स्प्रेड जो है वो ना हो। मेल बफेलो काव्स को जो है वो आपको रेज़ करना होगा ताकि आप बेटर वे में जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो कर सके। और फार्मर्स जो भी बफेलो की रियरिंग कर रहे हैं उनका रेशियो जो है वो पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के अंदर हमें ग्रो करना होगा, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बफेलो रियरिंग है वो कर सके। और कुछ डिसीज़ फ्री जोन्स भी जो है वो इस्टेब्लिश करनी होगी ताकि जूनोटिक्स डिसीज़ से जो है उनका बचाव हो सके। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो है वो रहता है ड्यू टू द फार्मर प्रोटेस्ट, तो इसी वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर ईयर जो है वो क्या रहता है, तो एग्रीकल्चर ईयर जो है वो हमारा 1 जुलाई से हम कैलकुलेट करते हैं टुवर्ड्स दी 30 जून। ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा जो अदर ईयर्स है वो हमारे यहाँ से अप्रैल में स्टार्ट होते हैं या फिर जनवरी में स्टार्ट होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ईयर जो है वो हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून पे जो है वो एंड होता है। खारिफ और राबी सीज़न, इन दोनों के मार्केटिंग सीज़न जो है वो अलग अलग रहते हैं, इसको भी हमें याद रखना है क्योंकि ये भी डायरेक्टली स्टेटमेंट में बन के आते हैं कि खारिफ सीज़न जो है वो यहाँ पे कोई भी अदर मंथ जो है वो डाल देंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि ये 1 अक्टूबर से जो है वो हमारा खारिफ सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है। खारिफ सीज़न का मार्केटिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, उसका सोइंग सीज़न जो है वो चालू हो जाता है। राबी सीज़न के अंदर अगर हम देखें तो 1 अप्रैल को जो है वो हमारा मार्केटिंग सीज़न जो है वो चालू होता है। मार्केटिंग तभी होगी जब हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया है, तो इसी वजह से इसका टाइम जो है वो आफ्टर सोइंग जो है वो रहता है। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो इसको कोई भी लीगल बैकिंग जो है वो अभी तक नहीं प्रोवाइड करी गई है, यानी कि अगर किसी को एमएसपी पे नहीं ख़रीदा जाता है तो वो जाके कोर्ट के अंदर नहीं कह सकता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एमएसपी पे नहीं खरीदा गया है।
तो इसको कोई भी लीगल बैकिंग जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाती है। ये जो एमएसपी है वो ऑल अक्रॉस इंडिया जो है वो सेम रहता है सभी के लिए। और ये जो है वो हम पर्टिकुलरली अभी A2+FL अप्रोच जो है वो फॉलो करते हैं। और A2+FL के द्वारा जो भी कॉस्ट आती है इसके अंदर हम नॉर्मली जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको ऐड करते हैं, और जो भी इम्प्लिसिट फार्म लेबर है उसको जो है वो हम ऐड करते हैं, और इन दोनों को ऐड करके उसका 50% जो है उसको एमएसपी जो है वो रखते हैं। इसका पर्पज़ ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो सारी क्रॉप्स को एमएसपी पे जो है वो खरीदे। उसका बस इतना एम है कि जो भी फूड ग्रेन्स हैं वो इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे जो है उस नीचे प्राइस से जो है वो नहीं बिकने चाहिए। यानी कि अगर 50 रुपये एमएसपी डिसाइड किया गया है तो 50 से ऊपर किसी भी प्राइस पे बेचा जा सकता है, लेकिन 50 से नीचे 40, 30 या 20 उस प्राइस पे हम ये नहीं कह रहे फार्मर्स को कि वो इस पे बेचे। तो उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कर दिया गया कि इससे नीचे आपको ग्रेन्स जो है वो नहीं बेचने हैं, और ना ही कोई इसका पर्टिकुलर प्राइस जो है वो इससे नीचे सेट करेगा। तो फार्मर को एक मिनिमम प्राइस जो है वो मिलता ही है, या फिर जो भी प्राइस उस टाइम पे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट प्राइस होता है वो मिलता है, और वो उस पर्टिकुलर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे जो है वो नहीं जाता है। ठीक है, या तो उसको गवर्नमेंट खरीदती है या फिर मंडी के अंदर जो भी बायर्स होते हैं उनके द्वारा खरीदा जाता है। देन नेक्स्ट क्या आता है कि ये जो पर्टिकुलरली मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये किसके द्वारा रिकमेंड की जाती है, किसके द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो डिक्लेयर जो है वो शो करने से पहले ही जो है वो इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का काम है कि इसको डिक्लेयर करें। उससे पहले एक पर्टिकुलर जो है वो रिकमेंड करती है एक कमेटी, और एक जो है वो हमारी उसको अप्रूव करती है। ठीक है, तो रिकमेंड करने का काम जो है वो कमीशन का है, एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टिंग प्राइसेस। और जब ये कमीशन सारा इवैल्यूएशन कर लेती है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बना लेती है कितना एसपी जो है वो हमें चार्ज करना है, उसके बाद उस पर्टिकुलर प्राइस को जो है वो हम रखते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के सामने, और उनके द्वारा उसको अप्रूव जो है वो किया जाता है। फिर जब ये अप्रूव कर देते हैं तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का काम होता है कि वो उसको जाके जो है वो डिक्लेयर कर दे। इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। वो फैक्टर्स हैं हमारे लाइक द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर कितना प्रॉफिट हमें चाहिए, या फिर डिमांड एंड सप्लाई मार्केट के अंदर कितनी है, मार्केट प्राइस जो है वो ओवर द ईयर्स कितना है, और इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी जो है वो रखी जाती है, यानी कि दो पर्टिकुलर क्रॉप की प्राइसेस को कंपेयर करके प्राइस डिसाइड किया जाता है, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का क्या चल रहा है, और इस पर्टिकुलर एमएसपी का क्या इम्प्लिकेशन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर होगा। ये सारे फैक्टर्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं इस एमएसपी को अप्रूव और रिकमेंड करने के लिए। अब ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टिंग प्राइसेस है ये हमारा कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसको कोई भी बैकिंग जो है वो लॉ के द्वारा नहीं प्रोवाइड करी गई है इस पर्टिकुलर कमीशन को। और ये पर्टिकुलर कमीशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ एक अटैच्ड ऑफिस के थ्रू जो है वो काम करता है। देन इस पर्टिकुलर एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए 3 वेज है हमारे पास। एक A2 है, एक A2+FL है, और एक C2 है। A2 के अंदर क्या है कि जो भी हमने एक्चुअल में एक्सपेंसेस पे करे हैं वो सभी इंक्लूड होता है। फार्म लेबर के अंदर यहाँ पे जो भी फैमिली लेबर काम कर रही है जिसको हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं उस अनपेड फैमिली लेबर को भी कैलकुलेट करके इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और C2 के अंदर हम इसके साथ साथ ये भी इंक्लूड करते हैं कि जो भी लैंड है जिसको हम किसी और यूज़ में भी ला सकते थे उसके ऊपर जो भी रेंट या इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर लैंड और कैपिटल के ऊपर जो हमने नहीं कमाया है उस चीज़ को भी हम कैलकुलेट करके इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं ताकि इसको जो है वो कैलकुलेट किया जा सके। तो ये हमारे 3 वेज है। करेंटली हम ये जो A2+FL अप्रोच है इसको फॉलो करते हैं, C2 वाली अप्रोच जो है वो हम फॉलो नहीं करते हैं। अब जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम 23 कमोडिटीज़ के लिए जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एमएसपी जो है वो 23 कमोडिटीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ में दो और कमोडिटीज़ भी हैं जिनका एमएसपी जो है वो हम नॉर्मल कमोडिटीज़ के इक्वल जो है वो रखते हैं, यानी कि जो इनका इनमें दो कमोडिटीज़ होंगी वही इनका एमएसपी जो है वो हो जाएगा। तो नॉर्मली बस 23 का ही है, लेकिन इम्प्लिसिट अगर हम देखें तो 25 कमोडिटीज़ का जो एमएसपी है वो डिक्लेयर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हमारे 7 सीरियल्स होते हैं, 5 पल्सेस होते हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं, और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिनका एमएसपी जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले अगर हम सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स के अंदर हमारा पैडी आता है, यानी कि राइस, देन वीट,
देन मेज़, मेज़ यानी कि मक्का, एंड देन सोरगम, सोरगम यानी कि ज्वार। ज्वार के अंदर हमने देखा था कि हमारा इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे, हम इसकी लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वो करते हैं वर्ल्ड के अंदर। देन इसके अलावा पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, बाजरा के अंदर हम सबसे फर्स्ट नंबर की प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा आता है हमारा बारले, बारले यानी कि जौ और रागी। इन सभी की एमएसपी जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। बाजरा, जौ, रागी, ज्वार, मक्का, व्हीट एंड पैडी, ये सारे हमारे सीरियल्स के अंदर आ गए। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारे पल्सेस, 5 पल्सेस के लिए भी जो है वो हम ये एमएसपी जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ये पल्सेस कौन कौन सी, एक तो ग्राम है, ग्राम यानी कि चना, तूर दाल जो कि येलो वाली दाल होती है, अरहर की दाल, उसके लिए भी डिक्लेयर किया जाता है। देन मूंग दाल के लिए भी डिक्लेयर किया जाता है, जिसको हम ग्रीन ग्राम भी बोलते हैं। उड़द के लिए जो कि ब्लैक ग्राम होती है, और लेंटिल के लिए यानी कि जो मसूर होती है, इन सभी के लिए एमएसपी हम डिक्लेयर करते हैं। देन 4 कमर्शियल क्रॉप्स आती है हमारी, जिसके अंदर एक कोपरा है, शुगर केन है, कॉटन है एंड रॉ जूट है, इन सभी के लिए भी डिक्लेयर की जाती है। और 7 ऑयल सीड्स आ रहे हैं हमारे, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसम, सनफ्लावर, सेफ्लावर, नाइगर सीड। ये दो चार बारी पढ़ने पे हमें आइडेंटिफाई होने लगेगा कि एग्जैक्टली इनकी एमएसपी निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ऊपर हम ईयर देख रहे थे कि एग्रीकल्चर का ईयर जो है 1 जुलाई से चालू होता है। वहीं अगर हम आरबीआई का ईयर देखें तो वो हमारा 1 अप्रैल से जो है वो चालू होता है। तो ये हमें ईयर्स याद रखने हैं कि कौन कौन सा ईयर जो है वो किस किस का रहता है। अदर देन दैट हमने देखा था कि 2 एमएसपी और आती है हमारी, एक रेपसीड है और एक कोपरा है। इनका जो एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, वही सेम एमएसपी जो है कोपरा का जो होता है वो हम डीहस कोकोनट के लिए यूज़ कर लेते हैं, और रेपसीड का जो होता है वो हम तोरिया के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इन दोनों के एमएसपी जो है वो इनके साथ मैच करते हैं। देन शुगर केन जो है वो, शुगर केन का जो भी प्राइस है वो एमएसपी नहीं होता है, उसको हम फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस का नाम जो है वो देते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो है वो अपने अकॉर्डिंगली स्टेट का प्राइस जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर प्राइस जो है वो उनको बताया जाता है, मिल ओनर्स को, ताकि मिल ओनर्स जो हैं वो शुगर केन फार्मर से इसी पर्टिकुलर प्राइस पे जो है वो उनसे ख़रीद सके। और ये पर्टिकुलर जो एफआरपी है, ये हमारा जो है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो है ये डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हमने क्लासिफिकेशन देखा था इन द फॉर्म ऑफ दी सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड द कमर्शियल क्रॉप। इसके अलावा हम एक राबी एंड खारिफ का भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट में बन के आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी राबी क्रॉप्स। तो राबी के क्रॉप्स के अंदर हमारा बारले आता है। बारले हमने देखा था कि क्या होता है, बारले जो है वो हमारा जौ होता है। तो जौ जो है वो हमारी राबी की क्रॉप है, यानी कि विंटर सीजन की क्रॉप है। इसके अलावा मसूर, लेंटिल भी हमारी ये है, वीट भी हमारा सर्दियों में उगता है। ग्राम, ग्राम जो है वो हमारा था, दैट इज़ द चना दाल, वो भी इसी के अंदर उगता है सर्दियों में। देन रेपसीड और मस्टर्ड और सेफ्लावर, ये सारे जो है वो हमारे राबी सीज़न के अंदर जो है वो उगाए जाते हैं। वहीं अगर हम खारिफ में देखें तो पैडी यानी कि राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे हमारे गर्मियों के सीज़न में उगते हैं। देन मक्का, मक्का यानी कि हमारा जो ये था, दैट इज़ द मेज़, मेज़ भी हमारा मेज़ भी हमारा खारिफ सीज़न के अंदर है। तूर दाल, मूंग, कॉटन, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम, नाइगर सीड, ये सारे जो है वो हमारे खारिफ सीज़न के अंदर उगाए जाते हैं। ये भी हमारा पीवाईक्यू जो है वो रह चुका है। देन नेक्स्ट आता है अब हमारा एमएसपी ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी हम नेक्स्ट क्लास से जो है वो करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।